में दो कंसेप्ट स्टडी करेंगे। जो लास्ट कंसेप्ट है हमारे चैप्टर 6 के, इतने अहम कंसेप्ट्स नहीं है लेकिन चूंकि सिलेबस में है इसलिए हमने कवर करने हैं आज। ऑडिट ऑफ कॉस्ट काउंट्स और पेनल्टी। ऑडिट ऑफ कॉस्ट काउंट्स उसने एक दफा टेस्ट किया है, पेनल्टी उसने कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन सिलेबस में जाहिर है आपको पता है हमने कवर करना। और होम असाइनमेंट्स जो आपको दी गई थी, लास्ट होम असाइनमेंट्स इस चैप्टर की जो मैंने दी थी, इसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने खुद से प्रैक्टिस कर दे होंगे। उन असाइनमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 36 असाइनमेंट नंबर 36 में कौन कौन से क्वेश्चन थे? 7, 8, 9, 10, 11 ये थे। चलिए सबसे पहले आइए 7 पे। क्वेश्चन 7 में कोई प्रॉब्लम है? पार्ट ए में कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है? 7A में। और 7B में कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है? 2 में। एक स्टूडेंट्स को, दो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। तो आप भाई आपको क्यों नहीं प्रॉब्लम इसमें? आपने क्वेश्चन किया है, हो गया सारा, समझ आ गई सारी। अब ये एक आपने कहा था समझा, और दूसरा किसने कहा था? हाँ, ए पार्ट कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में डिस्कस होना चाहिए? जल्दी से बताइए हाथ उठा के। कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में बी पार्ट डिस्कस होना चाहिए? बी पार्ट से चले ए भी जल्दी से कर लेते हैं। Comment on each of the following independent question with reference to applicable rules and regulation. Zaman is a partner in a firm of chartered accountants and holds 5,000 shares in Madan Limited. His firm has received an offer for appointment as auditor of Khanewal Limited. ML and KL are subsidiaries of DKL. ठीक है? हाँ, अब देखें पिक्चर, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे डायग्राम बनेगी हमारे। ये है ऑडिटर, और ये है क्लाइंट। क्लाइंट का नाम लिखना है, कौन सा क्लाइंट? KL। और ये दूसरी कंपनी जिसमें कोई मसला है, ये कौन सी है? ML। और जब कभी दो कंपनीज होगी, दोनों का रिलेशनशिप हमने देखना है। रिलेशनशिप क्या है? कैसे पता चला एसोसिएटेड है? दोनों DKL की सब्सिडरीज हैं, ठीक है? तो होल्डिंग कंपनी के अंदर सब्सिडी जो है वो सब्सिडरी होती है, ठीक है? कॉमन, वो आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ते थे? कॉमन डायरेक्टर, हाँ, कॉमन शेयर होल्डिंग। तो ये एसोसिएटेड कंपनीज है। KL एंड ML एसोसिएटेड कंपनीज है। एसोसिएटेड नहीं, कॉमन शेयर ये असल में एक होल्डिंग की जितनी भी सब्सिडरीज होती है ना, वो आपस में एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं। वो आपस में, आपने एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा होगा, इफ बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तो वो एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं। तो चूंकि दोनों कंपनीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हैं DKL के, तो दोनों आपस में एसोसिएटेड है। एक होल्डिंग कंपनी और उसकी जितनी भी सब्सिडरीज कंपनी होती है, ये सब आपस में एसोसिएटेड है। हाँ जी, वो तो हमने लाइन पढ़ी हुई है कि एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड, तो वो उसके होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग के अदर सब्सिडरीज के लिए भी डिस्क्वालीफाइड। नहीं, पहले मैं ये क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लूं पहले। अच्छा, यहाँ पे ये हमें समझ आ गया कि KL और ML एसोसिएटेड कंपनीज है। इसके बाद क्या कह रहा है कि जमान जो पार्टनर है वो 5,000 शेयर है मर्दान ML में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर इज शेयर होल्डर। तो अब बताइए KL में अपॉइंटमेंट हो सकती है? KL में अपॉइंटमेंट हो, प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे और विद इन 90 डेज डिस्पोज करे, क्योंकि दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? जी भाई, आपकी कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, ये शेयर होल्डिंग वाले में एसोसिएटेड का कंसेप्ट आना है, वो आगे चलते हैं। B, the total paid up capital of IJK Limited is rupees 990 million, whereas its ordinary share capital is rupees 130 million. टोटल पेड अप है 990 और मिलियन, ऑर्डिनरी है 130। बाकी कौन सा है? प्रेफरेंस शेयर्स, जिसे हम नॉन वोटिंग शेयर्स भी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन या एसोसिएटेड कंपनी का रिलेशनशिप है, ये कौन से वाले शेयर की बेस पे? ऑर्डिनरी शेयर। ये कंसेप्ट तो है ना आपको, ऑर्डिनरी शेयर की बेस पे ये रिलेशनशिप बनता है।
तो कह रहे हैं LMN लिमिटेड होल्ड्स 50 million नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड 2 million ऑर्डिनरी शेयर इन IJK लिमिटेड. Par value of both types of share is rupees 10 each. Bilal and company has received an offer for appointment as auditor of IJK Limited. Faryal, the wife of partner in Bilal and company, is a director in LMN Limited. Faryal also holds 10,000 shares in LMN Limited. मुझे तो कुछ समझ नहीं आई. कुछ हाँ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें. ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. अब ये स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले इधर आ गया ये है ऑडिटर. IJK इधर किधर से आ गया, इधर ऑडिटर आता होता. और इधर जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए हमें प्रपोजल मिला है वो कौन सा है? IJK लिमिटेड. IJK. और दूसरी कंपनी कौन सी है? LMN लिमिटेड. LMN लिमिटेड. और इशू क्या है? इशू क्या है? फरियाल स्पाउस डायरेक्ट. LMN में डायरेक्टर भी है, LMN में शेयर भी है. तो ये हमारी सिचुएशन यूं बनेगी. पहली स्पाउस इज शेयर होल्डर और दूसरे स्पाउस इज डायरेक्टर. और आखिरी चीज रह गई क्या? दोनों का रिलेशनशिप डिसाइड करना है. इन दोनों कंपनीज का आपस का रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप के बारे में हमें कुछ बता रहा है भाई. एक मिनट ठहरे, मुझे एनालिसिस करने दे जरा. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 130 मिलियन IJK का. प्रेफरेंस शेयर को इग्नोर करना. ऑर्डिनरी शेयर की बेस पे ही हमारी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड कंपनी की कैलकुलेशन होगी. LMN लिमिटेड होल्ड्स 50 million नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड 2 million ऑर्डिनरी शेयर इन IJK. LMN के IJK में कितने शेयर्स हैं? 2 million है. 2 million ऑर्डिनरी शेयर है. और टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? अच्छा एक मिनट हरिए. आपने कंपैरिजन का एक रूल पढ़ा होगा. कंपैरिजन के लिए लाइक विद लाइक को कंपेयर करते हैं. भाई मैं कलप लूं पहले. ये 2 million ऑर्डिनरी शेयर्स हैं. वो कह रहा है 130 क्या भाई? अब क्या करना है? इधर आ जाए भाई, आप आ जाए. अच्छा 2 million ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जो कि एक्वायर किए हुए हैं LMN ने. और IJK का टोटल शेयर कैपिटल है 130 मिलियन. अब हमने कंपैरिजन करना, या तो दोनों शेयर कैपिटल होने चाहिए या दोनों नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए. अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इस फिगर को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन कर लें, चाहे इस फिगर को नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन कर लें, लेकिन एज इट इज कंपैरिजन नहीं करना. हमें यह पता चला है कि IJK का जो शेयर कैपिटल है वो 130 मिलियन है. LMN ने 2 मिलियन शेयर्स लिए हैं. एक शेयर 10 रुपए की वैल्यू है. तो उसका मतलब ये हुआ LMN के पास जो होल्डिंग है वो कितनी है? 20 मिलियन की. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि LMN के पास जो होल्डिंग है वो कितने परसेंट है? LMN के पास होल्डिंग कितने परसेंट है? 20 डिवाइडेड बाय 130. 20 डिवाइडेड बाय वो कितने परसेंट हुई? 15.38. 15% के ऊपर अगर सारे स्टूडेंट पहुंच गए तो मुझे बताइए. अगर कोई स्टूडेंट नहीं पहुंचा 15% कैसे कैलकुलेट हुआ तो बताए. हमने क्या किया, टोटल शेयर कैपिटल उस कंपनी का है 130 मिलियन. हमने 2 मिलियन शेयर्स खरीदे तो हमने कितना शेयर कैपिटल खरीदा? 20 मिलियन. हमारे होल्डिंग परसेंटेज में कितनी हो गई? 20 मिलियन जो हमने खरीदा डिवाइडेड बाय 130 मिलियन. कैलकुलेशन करें. कैलकुलेटर किधर है? 20 डिवाइडेड बाय 130. हाँ जी, जब तक हाथ से नहीं फिगर निकालेंगे ना आपको कंफर्ट नहीं मिलेगी. 15. अब बताए 15% शेयर होल्डिंग पे क्या दोनों एसोसिएटेड बनती हैं? दोनों एसोसिएटेड नहीं बनती. इसका मतलब ये हुआ दोनों का कोई ताल्लुक नहीं. इधर जो मर्जी होता रहे, इसको फर्क नहीं पड़ेगा. क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? ना इस इशू की वजह से मसला है ना इस इशू की वजह से मसला. क्लियर? अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं.
ट्विस्ट लेके आ रहा हूं। यहां पे है शेयर होल्डिंग 2 मिलियन। फर्ज कीजिए ये सारे फैक्ट सेम है, ये होल्डिंग 2 मिलियन नहीं बल्कि 4 मिलियन है, 2 मिलियन नहीं बल्कि 4 मिलियन है। हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? 4 मिलियन है तो इसका मतलब ये हुआ, कैलकुलेशन करें, 30.7% आ गया। अब क्या हुआ? अब ये दोनों हो गई एसोसिएटेड। 20% या उससे ज्यादा भी एसोसिएटेड हो जाती है ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर एसोसिएटेड हो जाती है ना। अब मुझे बताइए, पहला इशू स्पाउस इज शेयर होल्डर, इसकी वजह से कोई मसला है? अब क्या लिखेंगे? क्या आईजेके में अपॉइंटमेंट हो सकती है? कैन बी अपॉइंटेड प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे और विद इन 90 डेज। क्लियर हुई है बात कि अगर शेयर होल्डिंग बढ़ गई, एसोसिएटेड कंपनी बन गई, इसकी वजह से ये इशू है। डायरेक्टर की वजह से कोई इशू है? होल्डिंग सब्सिडी, होल्डिंग सब्सिडी जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड वो उसकी होल्डिंग सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड, इस वजह से मसला है। क्या इनका आपस का ताल्लुक होल्डिंग सब्सिडी का है? नहीं है। इसलिए शेयर होल्डिंग की वजह से तो प्रॉब्लम है, डायरेक्टरशिप की वजह से प्रॉब्लम नहीं है जी। एसोसिएटेड के, हाँ जी, उसमें, लेकिन ये वो होल्डिंग सब्सिडी की वजह से एसोसिएटेड नहीं है ना मेरे भाई, ये तो शेयर होल्डिंग 30% है उस वजह से है। और क्वेश्चन में जब आई कैप आपको किसी जगह पे कह देना कि एसोसिएटेड कंपनी है, तो आपने सिर्फ एसोसिएटेड के लिहाज से उसको सॉल्व करना। क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन समझ आया आपको? इसमें कोई इख्तलाफ है किसी का तो पूछ ले, पक्की बात है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मजीद थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं। ये 2 मिलियन की बजाय 8 मिलियन है। 2 में बाकी सारे क्वेश्चन के फैक्ट सेम है। अब बताइए कितने परसेंट शेयरिंग, परसेंटेज बताइए। 61.5, यानी अब ये इनका आपस का रिलेशनशिप क्या हो गया? होल्डिंग सब्सिडरी का। अब ये होल्डिंग सब्सिडरी का आ गया। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जी मेरे भाई आप बताइए, नहीं आपके पीछे वाले जो, हाँ जी आप। होल्डिंग सब्सिडरी है, बताइए पहला स्पाउस इज शेयर होल्डर, एलएमएन में शेयर होल्डर। मेरा ख्याल है एलएमएन में शेयर होल्डर आईजेके में थोड़ा ही है, तो अपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई इशू नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये भाईजान को कहा था, आगे वाले भाईजान को कहा था जी। एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज कर दे विद इन 90 डेज। ये प्रीमियम लगेगी यहाँ पे, क्यों? होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड, ये तो एसोसिएटेड कंपनी के लिए थी। प्यारे भाई मैंने पहले दरखास्त की थी कि उनको बोलने दीजिए। वो कहते हैं सर आप चंद स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं, उनको पढ़ा के निकल जाते हैं, हमें ना पूछते हैं ना कुछ बताते हैं। जी मेरे भाई वो तो हमने पढ़ा था एसोसिएटेड कंपनी के केस में, क्या टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करना है, विद इन 90 डेज डिस्पोज करना है। ये तो होल्डिंग सब्सिडरी है, इधर क्यों कंडीशन आएंगी? होल्डिंग सब्सिडरी भी एसोसिएटेड होती है, होल्डिंग सब्सिडरी भी एसोसिएटेड होती है, लेकिन एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड होती है, लेकिन हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती। तो इसमें वो कंडीशन क्लियर। अच्छा जी मेरे भाई आप आगे वाले भाई, स्पाउस इज डायरेक्टर, तो ठीक है एलएमएन में डायरेक्टर है, यहां पे हमने पढ़ा था कि वो डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो स्पाउस क्या था, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, तो इस वजह से एलएमएन में डिस्क्वालिफिकेशन है। मैं भी यही कहता हूं। आईजेके में तो स्पाउस नहीं है ना, इसलिए इसमें तो अपॉइंटमेंट वैलिड होगी। आपका क्या ख्याल है? नहीं, क्यों? हाँ, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी है, जो एलएमएन के लिए डिस्क्वालिफाइड वो इसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। क्लियर हो गई ये बात? अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई और इशू, कोई चीज डिस्कस करने वाली हो? आगे चलते हैं। 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनका क्वेश्चन में कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि हमने जो डिसीजन करना है कि एसोसिएटेड है या होल्डिंग सब्सिडरी है, वो ऑर्डिनरी शेयर की बेस पे करना। क्वेश्चन 8 पार्ट ए, कितने स्टूडेंट्स को पार्ट ए में प्रॉब्लम है? हाथ उठाइए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने स्टूडेंट्स को पार्ट बी में प्रॉब्लम है? चले ब्रीफली। खान एंड कंपनी रिसीव्ड ऑफर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ गुड बैंक लिमिटेड। शाहिद इज अ पार्टनर इन खान एंड कंपनी हैज ऑब्टेन्ड पर्सनल फाइनेंस ऑफ ₹450,000। पर्सनल फाइनेंस लोन लिया है तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, कोई मसला ही नहीं है। एंड आल्सो होल्ड JBI's क्रेडिट कार्ड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 150,000 है, 1 मिलियन से कम है, कोई मसला ही नहीं, बेफिक्र होकर पॉइंट हो जाए। एग्रीड। B. Abid is a partner in AFL and company chartered accountant. AFL has accepted offer for appointment as auditor of Saima Limited. Saima, the wife of Abid, owned 11% shares in SL. She also worked as SL's general manager marketing. Saima disposed of the shares held by her to Abid's father within 30 days of appointment of FL, but continues to remain employed in. एक मिनट आ रहे, क्लाइंट एक ही है, क्लाइंट एक ही है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, वैसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मसले दो हैं, एक है स्पाउस इज शेयर होल्डर, दूसरा है स्पाउस इज एम्प्लॉय। स्पाउस इज, पहले बताया स्पाउस इज शेयर होल्डर की वजह से मसला है, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करना था विद इन 90 डेज, क्या उसने डिस्पोज कर दिया? अच्छा, फादर को डिस्पोज किया, क्या फादर को डिस्पोजल वैलिड है? फादर को डिस्पोजल वैलिड है। अगर माइनर चाइल्ड होता फिर डिस्पोजल वैलिड, फिर तो वो उसके अंदर ही कहानी, अभी फिर तो लीगली डिस्पोजल हुई नहीं अभी। ठीक है, शेयर वाले बात क्लियर। जन एम्प्लॉय, लेकिन वो कहता है डिस्पोज कर दिया, ठीक किया, एम्प्लॉय अभी भी है, एम्प्लॉय अभी कॉर्नर में, भाई हैरान परेशान। जी भाई बताइए, एम्प्लॉय अभी भी है, पार्टनर की स्पाउस क्लाइंट में एम्प्लॉय है, तो डिस्क्वालीफाइड हो गया। डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं हुई? हाँ शाबाश, क्योंकि एम्प्लॉय है, डायरेक्टर नहीं है। अगर ये साइमा डायरेक्टर होती फिर डिस्क्वालिफिकेशन राइज होती। अच्छा, आप कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, फर्ज कीजिए स्टार्ट में GM है, ड्यूरिंग 3 महीने गुजरे, ऑडिटर पॉइंट हुए, क्लाइंट ने साइमा को प्रमोट करके डायरेक्टर बना दिया। जिस दिन प्रमोशन हुई डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, ड्यूरिंग ऑडिट में डिस्क्वालिफिकेशन वैकेंसी राइज। ठीक है, एक क्वेश्चन में उसने कहा साइमा डायरेक्टर थी स्टार्ट से ही, लेकिन पार्टनर की स्पाउस नहीं थी, बाद में स्पाउस बन गए, फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन राइज हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन राइज होगी। तो याद रखें, डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट में भी राइज हो सकती है, ड्यूरिंग ऑडिट भी। जी वो क्या ऑडिट करनी था? हाँ जी, आप घर यही बता के आते हैं ना, पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में कोई प्रॉब्लम? टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट डिबेंचर्स हैं इस पे। अच्छा मुझे बताइए, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट पे शेयर्स वाली प्रोविजन लगेगी कि इंडेटेड वाली? इंडेटेड वाली। क्यों? ये शेयर्स नहीं है, डिबेंचर्स हैं, लोन है। और इंडेटेड में भी मसला कोई नहीं आएगा, क्योंकि ऑडिटर इंडेटेड हो फिर मसला आता है, कंपनी इंडेटेड हो नो प्रॉब्लम। इसमें पार्टनर है, उससे शेयर्स होल्ड किए, हाँ ठीक है, बिल्कुल हो सकती है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या बताया था लॉ में? क्या है लॉ और कोड ऑफ एथिक्स में फर्क बताया था? क्या बताया था? लॉ में अपनी अकल, कॉमन सेंस, जजमेंट नहीं लगानी, जो जैसे है वैसे ही। एग्जाम्पल दे देकर कहा था, स्पाउस है, सिस्टर नहीं है, स्पाउस है, फादर नहीं है, स्पाउस है, ब्रदर। भाई हर रिश्ते को मैं यहाँ पे लिस्ट में शामिल करता। जब कह दिया कि स्पाउस है तो सिर्फ स्पाउस है, और कोई भी नहीं है। अब मतलब फियांसी नहीं है भाई, नहीं नहीं नहीं, तसल्ली हो गई, चक्कर नहीं है। अच्छा, ला मना नहीं करता, ला चक्कर चलाने को मना नहीं करता। नहीं, भाई ने जिस लैंग्वेज में समझा मैंने उसी में समझानी है ना उनको। ला क्यों? क्योंकि ला ने मना नहीं किया हुआ। लेकिन आपको पता है, कोड जो जगह ला छोड़ देता है ना, लेकिन मसला आ रहा हो, तो वो कोड ऑफ एथिक्स को पकड़ लेता है। इसका मतलब है चक्कर चक्कर वाला मसला कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस होगा, लॉ में नहीं। लॉ का क्वेश्चन है तो जो प्रोविजन जैसी है वैसी अप्लाई करनी है। कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। जहां पे आपको लगे कि स्ट्रक्चर बताने की जरूरत है मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन 10, कितने स्टूडेंट्स को पार्ट ए में प्रॉब्लम? हाथ उठाइए जरा। कितनों को पार्ट बी में प्रॉब्लम है?
अच्छा एक मिनट हरे, मैं अभी मुझे साहस हुआ मेरा क्वेश्चन गलत है, पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं, कितने स्टूडेंट असाइनमेंट करके आए हैं, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा सारे तकरीबन, ठीक है अब तसल्ली हो। तो ए में भी प्रॉब्लम नहीं, बी में भी नहीं, फिर भी सर ये डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड डी लिमिटेड एसोसिएटेड कंपनीज ऑन काउंट ऑफ कॉमन डायरेक्टरशिप, ऑन काउंट ऑफ कॉमन डायरेक्ट एसोसिएटेड है, होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं है ना। इसे ना भी लिखता है तो उसका मतलब एसोसिएटेड कंपनी का मतलब एसोसिएटेड ही लेते, होल्डिंग सब्सिडरी थोड़ी लेते। जब वो स्पेसिफाई ना करे तो एसोसिएटेड को एसोसिएटेड लेना है, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं लेना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी एसोसिएटेड हो और होल्डिंग सब्सिडरी ना हो, होल्डिंग एसोसिएटेड हो होल्डिंग सब्सिडरी ना हो, पॉसिबल है, इसीलिए एसोसिएटेड को एसोसिएटेड लेंगे, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि होल्डिंग सब्सिडरी हो एसोसिएटेड ना, इसलिए होल्डिंग सब्सिडरी को होल्डिंग सब्सिडरी भी लेंगे, एसोसिएटेड भी लेंगे। नहीं समझ आई ना बात, इतनी आसान बात नहीं थी समझ में आने वाली। नहीं बता, अच्छा अगर आ गया तो सुनाइए क्या कहा मैंने। होल्डिंग सब्सिडी का केस है, शाबाश, तो होल्डिंग सब्सिडी भी लेंगे, एसोसिएटेड भी लेंगे। अगर खाली एसोसिएटेड बताया उसने तो सिर्फ एसोसिएटेड लेंगे, होल्डिंग सब्सिडी ने। शाबाश शाबाश। कमेंट है, सलमान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन एबीसी। सलमान ए पार्टनर इज द स्पाउस ऑफ नवीन हु इज एम्प्लॉय इन डीईएफ। ना भाई, अभी दो कंपनीज आ गई हैं, किधर है रेज करें, दो कंपनीज आ गई हैं, जल्दी बना दें, जल्दी करें। एबीसी, अच्छा हम अपॉइंटमेंट किसकी आई है, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ये ऑडिटर, ये कंपनी एक, ये एबीसी, ये डीईएफ, और रिलेशनशिप क्या दोनों का, एसोसिएटेड। क्वेश्चन में उसने खुद बता दिया था कि हमने कैलकुलेट हमें नहीं कोई कष्ट उठाना पड़ा। अब यहाँ पे है ऑडिटर, और मसला क्या है, स्पाउस का, अच्छा ऊपर, हाँ ऊपर स्पाउस के बाद, अच्छा शेयर्स नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय है, स्पाउस इज एम्प्लॉय, तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, हो सकती है अपॉइंटमेंट एबीसी में, स्पाउस इज एम्प्लॉय तो अपॉइंटमेंट हो सकती है भाई, एबीसी में हो सकती है, डीएफ में हो सकती है, नॉट डायरेक्टर। शाबाश। अच्छा अब मुझे बताइए, अगर ये दोनों होल्डिंग सब्सिडरी हो, ट्विस्ट कहानी में होल्डिंग सब्सिडरी हो, तब अपॉइंटमेंट हो सकती है, डीएफ में हो सकती है, ये दोनों होल्डिंग सब्सिडरी हो तो अभी भी अपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि ये तो एम्प्लॉय ही है, एबीसी में भी। अच्छा अब कहानी में ट्विस्ट, सारे फैक्ट्स यही, स्पाउस इज, हाँ पहुंच गए, ट्विस्ट लाना आ गया आपको भी, स्पाउस इज डायरेक्टर। अब बताइए डीएफ में अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, एबीसी में हो सकती है। शाबाश, क्योंकि जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी, लेकिन ये होल्डिंग सब्सिडरी का केस नहीं। तो अगर स्पाउस डायरेक्टर भी होती स्टिल एबीसी के लिए अपॉइंटमेंट हो सकती थी। पहुंच गए जी। तो दोनों कैसे नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं सर एम्प्लॉय है तो डायरेक्टर भी तो हो सकती है, तो हो सकता है डायरेक्टर, ये वही है कि एसोसिएटेड में होल्डिंग सब्सिडी भी तो है, तो क्या दोनों डिस्कस कर दिया करें, नहीं, क्योंकि हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडी नहीं, लेकिन हर होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड है। इसी तरह हाँ पहुंचे, शाबाश, हर एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं है, तो डायरेक्टर को डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयमेंट वाली को कंडीशन फिट कर देंगे, लेकिन एम्प्लॉय को डिस्कस करते हुए डायरेक्टर वाली कंडीशन फिट नहीं करने। ठीक है जी, जिस तरह मैं सोचाऊंगा आपने उसी तरह सोचना। शाबाश। We all the partners of Kashif Associates are cost and management accountants. The firm has recently received offer for appointment as auditor of Nihal Private Limited. सीएम में ऑडिट कर सकते हैं, कंडीशन क्या है, प्राइवेट हो, पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम हो और पब्लिक अभी, तो 30% शेयर है ना, तो सब्सिडी हो गई,
30% सब्सिडी नहीं होती, हाँ 30% में तो एसोसिएटेड होती है। तो इसका मतलब तीनों क्राइटेरिया फिट हो गए। प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक की सब्सिडी भी नहीं है, पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है, अपॉइंटमेंट हो सकती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑडिट कर सकते हैं। इसका ऑडिट रिक्वायर्ड ही नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि 1 मिलियन से कम है पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि करवाना है तो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के ऊपर उसने पूछ लिया ना, तो हम अकॉर्डिंगली आंसर कर देंगे। एडिशनल क्वेश्चन लाइन के तौर पे लिख सकते हैं कि भाईजान हमारा मशवरा ये ऑडिट करवा ना, रिक्वायर्ड नहीं है, बिला वजह क्यों मसले में हाँ कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो फिर जाहिर है। नेक्स्ट 11, Kashif and Company Chartered Accountants have received offer for appointment as the auditor of National Electricity Limited (NEL). On the request of one of the partner KC, NEL has allowed him to pay his last month's electricity amounting to rupees 150 in monthly installment of rupees 15,000 each. इसमें सबसे अहम लफ्ज पता क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं, लास्ट मंथ, जिससे हमें पता चला कि इसको 90 दिन नहीं गुजरे। महीना 30 दिन का होता है ना, तो 30 दिन गुजरे होंगे, 90 दिन बिल को पे नहीं किया, उसकी इंस्टॉलमेंट्स करवा ली, अभी 30 दिन गुजरे, अपॉइंटमेंट हो सकती है क्यों अपॉइंटमेंट हो सकती है? 90 डेज नहीं, 90 डेज नहीं गुजरे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि 1.5 लाख या 90 दिन में पूरा नहीं होगा, ड्यूरिंग ऑडिट वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। एग्रीड, एग्रीड, उनका पॉइंट भी किया आपने कि सर इसी किस्तों पे चलते रहे तो 90 दिन के अंदर पेमेंट पूरी नहीं होगी, और वो जब 90 दिन पूरे होंगे वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, यानी अभी अपॉइंटमेंट वैलिड है, 2 महीने बाद वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा अगर पैसे नहीं पे पूरे करता। मैं भी से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा ये सोल्यूशन में, मेरी मर्जी है लिखूं, मेरी मर्जी है ना लिखूं। अगर आपका दिल करता लिखे, नहीं दिल करना क्यों ना लिखे, लाजमी क्यों नहीं है लिखना ये बात। अपॉइंटमेंट के बाद क्या हुआ हो सकता है ये लिखना लाजमी क्यों नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ अपॉइंटमेंट का पूछा है, और अपॉइंटमेंट वाले हाँ आप उसको एहतियात के तौर पे लिखना चाहें लिख सकते हैं कि भाईजान आपने अपॉइंट होने के बाद अब 60 डेज के अंदर अंदर फुल बिल पे कर देना, थोड़ा सा बिल भी, एक किस्त भी अगर रहती हुई ना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन लाजमी नहीं, अपॉइंटमेंट की बात करना रिकमेंडेड कह लें, ऑप्शनल कह लें, रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों रिक्वायर्ड? सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात करना। तसल्ली होगी मेरे भाई। बी, जुबैर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ फारून लिमिटेड। साइमा हु इज द वाइफ ऑफ पार्टनर, मसला ऑफ ZC इज द चीफ एग्जीक्यूटिव जमील लिमिटेड। JL is an associated company of HL. Saima also holds shares in JL. डायग्राम समझ नहीं आ रही भाई, वाकई समझ। अब कंपनीज क्या कौन कौन सी है? ऊपर कौन सी कंपनी आएगी? HL की अपॉइंटमेंट आ रही है, HL आ गई जी। और दूसरी कंपनी कौन सी है? JL। और रिलेशनशिप क्या दोनों में? एसोसिएटेड। अब मसले बताइए, मसले क्या है? स्पाउस इज चीफ एग्जीक्यूटिव, स्पाउस इज, तो चीफ एग्जीक्यूटिव तो डायरेक्टर के ऊपर मसला है, सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव पे डायरेक्टर होता है, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया। अच्छा लॉ में पढ़ा था, ठीक है ठीक है। स्पाउस इज डायरेक्ट, उधर चीफ एग्जीक्यूटिव लिखा है, इधर डायरेक्टर लिख दूं, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव में डायरेक्टर होता है, लेकिन हर डायरेक्टर स्पाउस इज डायरेक्टर, और सॉरी हाँ ऊपर तो शेयर होल्डर वाला लिखते होते हैं, स्पाउस इज डायरेक्टर लिख दिया नीचे, और ऊपर स्पाउस इज शेयर होल्डर। अब बताइए शेयर होल्डिंग की वजह से इशू है, क्या लिखेंगे? अपॉइंटमेंट हो सकती है, प्रोवाइडेड डिस्क्लोज करे, डिस्पोज करे। स्पाउस इज डायरेक्टर, कोई मसला नहीं है। क्यों? जेएल में तो मसला है, लेकिन चूंकि HL इसकी होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, HL में कोई मसला नहीं। क्लियर? चले जी जी। इस क्वेश्चन में अच्छा ट्विस्ट लाना, लाए ट्विस्ट, शाबाश। अगर ये चाहे एसोसिएटेड हो, चाहे होल्डिंग सब्सिडरी हो, चाहे कुछ भी ना हो, क्वेश्चन में जो दो मसले हैं ना, आपने इन दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। चाहे एक ही वजह से प्रॉब्लम हो, एक ही वजह से ना हो, दोनों का डिस्कस करना है।
कुछ स्टूडेंट का माइंड ना कोई सारे सेशन में नहीं चलता, एग्जाम में ज्यादा चलता है। वो कहते हैं जब डायरेक्टर, ये अगर दोनों होल्डिंग सब्सिडरी है, अब क्या दिमाग चलता है जरा, ये दोनों होल्डिंग सब्सिडरी है ना, होल्डिंग सब्सिडी फर्ज कीजिए, होल्डिंग सब्सिडरी, तो डायरेक्टर है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। ये लिखने की क्या जरूरत है, ये लिखने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन में उसने दो मसले पूछे, हमने दोनों का जवाब उसको देना है। हाँ, दो तरीका वारदात है ना उसका, दो उसने दिखाई, हम दोनों का जवाब देंगे, एक का जवाब देके नहीं आ जाना। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है उसने लॉ में जहां पे डायरेक्टर लिखा हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन, पहले बताया डायरेक्टर लिखा हुआ है, आगे ये लिखा हुआ है कौन सा, नॉमिनी के, एग्जीक्यूटिव के, नॉन एग्जीक्यूटिव के, इंडिपेंडेंट, कहा हुआ है ना, नहीं कहा हुआ ना, तो उसका मतलब हर तरह का डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, हर तरह का डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, और हर तरह का डायरेक्टर, नॉमिनी भी, जो नॉमिनी नहीं है वो भी, एग्जीक्यूटिव भी, नॉन एग्जीक्यूटिव भी, इंडिपेंडेंट भी, नॉन इंडिपेंडेंट, हर तरह का डायरेक्टर। जब ला ने लफ्ज कह दिया डायरेक्टर, तो हर तरह का डायरेक्टर। चलें, नहीं बाकी कल नहीं है, आज इसको दफन कर देना है हमने कम ने। कितने दिन और अब इसको लेके चलेंगे? कितने स्टूडेंट्स ने ये आंसर किया, ये हातिम वाला? ट्वेल्व तक लिखा हुआ था। अच्छा, रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करो, वेदर फर्म्स कैन बी अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर। Wealthy Bank Limited WBL is considering to appoint external auditor for the year ending June 20. WBL has shortlisted the following 3 audit firms for appointment as external auditor and has presented certain matters relating to each of them. कहानी सुना रहा है सिर्फ, असल कहानी है। हाँ, सलाम कर रहा है। राव आरिफ एंड ये 3 फर्म्स हैं। वो सोचा किसको अपॉइंट कर, बैंक है ना, बड़ा क्लाइंट है, सोचा किसको अपॉइंट करूं। The firm has recently admitted a new partner who worked as CFO till June 2007 of Noor Engineering Limited, a subsidiary of WBL. चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब डायरेक्टर, एक सब्सिडरी का डायरेक्टर पार्टनर बना है। फर्म क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड? अगर 3 साल गुजर गए हैं तो क्वालिफाइड, वरना बताइए 3 साल गुजरे हैं कि नहीं गुजरे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तीसरा चल रहा है। जून 2020 को 3 साल खत्म होंगे और इसने जून 2020 का ऑडिट करना है, तो अपॉइंटमेंट डेफिनेटली उससे पहले ही होगी। तो इसका मतलब इसको आप इस नतीजे, इनडायरेक्टली इस नतीजे पे पहुंच ले कि 3 साल नहीं हुए, क्योंकि अपॉइंटमेंट जून 2020 से ईयर एंड से पहले होगी, तो तब तक 3 साल पूरे नहीं हुए। तो ये राव आरिफ तो निकल गया, ये तो डिस्क्वालिफाइड है, इसको अपॉइंट नहीं कर सकते। सीएफओ डायरेक्टर नहीं है, सीएफओ लेकिन एम्प्लॉय तो है, और डिस्क्वालिफिकेशन में हमने एम्प्लॉय को भी कहा। बिल्कुल डायरेक्टर नहीं है, सीएफओ है, सीईओ नहीं है, लेकिन सिचुएशन तो सेम है, एम्प्लॉय तो है। क्या क्वेश्चन में सिर्फ 3 साल वाली प्रोविजन लिखते हैं? आपने क्वेश्चन में सिर्फ लिख दे 3 years, as has been employee in last 3 years, therefore he can। डेट लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है। हातिम तुगलक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वन ऑफ द पार्टनर इन द फर्म हैज ऑब्टेन लोन फ्रॉम WBL फॉर रुपीस 5 million। 5 million का लोन लिया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इंडेटेड हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो कोई इशू नहीं होता। The firm has informed that partner would not be able to repay the loan till 2021, कोई बात नहीं, 2025 तक ना दे, कोई टेंशन नहीं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, हो सकती है, लोन की कोई लिमिट नहीं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है 1 million। राशिद करीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राशिद वन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म हैज सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन लाहौर। राशिद का लगता है पार्ट टाइम भी काम है, प्रॉपर्टी जो है वो। He has rented out 5 properties to WBL for its branch operation। 5 properties रेंट पे दिया। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांस, ये बिजनेस रिलेशनशिप था ना। बिजनेस रिलेशनशिप का याद रखें, जब कभी ऑडिटर और फर्म एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल सर्विस के अलावा कोई भी गुड्स वगैरह कर रहे हो डीलिंग, वो बिजनेस रिलेशनशिप में आएगा।
ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो ये होता कि वो उसको ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता और वो उसे पैसे देते, लेकिन ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है। बिजनेस, क्या बिजनेस रिलेशनशिप की इजाजत है? अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो, और ये ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है। हाँ, बिजनेस रिलेशनशिप दोनों साइड पे हो सकता है। वो हो सकता है कि क्लाइंट टू कंपनी हो सकता है, कंपनी टू क्लाइंट हो। समटाइम कंपनी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज ऑडिट टीम को प्रोवाइड करते हैं, समटाइम ऑडिट टीम गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड कर देती है। क्लियर जी? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए जी, ताहिर लिमिटेड, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या था? 1 मिलियन, 1.1 मिलियन। वो कह रहा है मुझे पॉइंट होने दो, ऑडिट करने से पहले पे कर दूंगा क्रेडिट कार्ड पे 1.1 मिलियन। नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी इंडिपेंडेंट होना है, थ्रू आउट द ऑडिट भी। तो 1.1 मिलियन लिमिट से एक्सीड कर गया, डिस्क्वालिफाइड है, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। एग्री करते हैं इसे? हाँ जी, अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो 0.9 मिलियन पे ले आए और ड्यूरिंग ऑडिट 1.1 मिलियन पे पहुंच जाए, ड्यूरिंग ऑडिट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 3, बिलाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें क्या प्रॉब्लम? ये तो आइटम फाइनेंस वाला के क्वेश्चन। Zand and company firm has received offer for appointment as a Haris Limited. Imran partner Zand and company is also partner. इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट है, पार्टनरशिप लॉ का। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पे सारे पार्टनर्स का हक होता है। तो यहाँ पे शेयर कह रहा है एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है, तो सबके नाम पे है। उसमें इमरान अगर है, इमरान पार्टनर है प्योर इन्वेस्टमेंट में, अब प्योर इन्वेस्टमेंट ने शेयर खरीदे हैं, तो प्योर इन्वेस्टमेंट ने शेयर खरीदे हैं तो मतलब सारे पार्टनर शेयर होल्डर बन गए सारे। हाँ, इमरान भी बन गया, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग वाली प्रोविजन अप्लाई होगी कि नहीं? होगी। अब हम यूं नहीं कहेंगे कि प्योर इन्वेस्टमेंट ने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, हम कहेंगे इमरान ने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है। ये पढ़ा हुआ ना? तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, समझ आ गई है? अच्छा, ये तो मैंने कई दफा करवा दिया आपको, ये 2-3। ये अच्छा सवाल था। इसमें वाइफ शेयर होल्डर भी है और डायरेक्टर भी है। अगर 51% शेयर होल्डिंग है, दोनों होल्डिंग सब्सिडरी है, शेयर होल्डिंग पे भी मसला है, डायरेक्टरशिप पे भी मसला है। अगर एसोसिएटेड कंपनी शेयर होल्डिंग में मसला है, डायरेक्टरशिप में मसला नहीं है, और अगर 10% शेयर होल्डिंग है तो दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, आरएल में जो मर्जी होता रहे जी। नहीं, मार्किंग का नहीं मुझे पता। हाँ, इसके 5 और इसके 3 हो जाए, सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 सिचुएशन डिस्कस हो रही है, इसमें एक हो रही है। अल्लाह जाने बारह, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। कंसेप्ट में कोई मसला तो बताइए। चलिए बस, अब ये कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फर्दर आपने छोड़ देते पड़े, आपने फर्दर प्रैक्टिस खुद करनी है। अब कोई मसला हुआ तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है मेरे ख्याल में जी भैया जी। अभी बंद नहीं करना था। हाँ, नहीं कल नहीं पढ़ देंगे, अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। अच्छा सुन ले, कंसेप्ट क्या आज का हमारा, आप लिखते रहिए, मैं स्टडी करता हूँ तब तक प्रोजेक्ट हो जाएगा। 2 कंसेप्ट, ऑडिट ऑफ कॉस्ट काउंट और पेनल्टी। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने कॉस्ट काउंटिंग पढ़ी है उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने इंट्रो पढ़ी है या FR1 पढ़े, उनको शायद पता होगा कि जब इनकम स्टेटमेंट बनती है तो उसमें सेल्स को माइनस करते हैं, सेल्स से माइनस करते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स की एक अलग से स्टेटमेंट बनती है, उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, जिसमें 3 चीजें आती हैं। मटेरियल कितना यूज किया, लेबर कितना यूज की, ओवर और अदर कॉस्ट यानी ओवरहेड, FOH। शाबाश।
इसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करे। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड की समझ आ गई? लॉ ये कहता है। अच्छा मुझे बताइए, क्या हर कंपनी के केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनती है कि सिर्फ उन कंपनी के केस में जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, प्रोसेसिंग वगैरह, माइनिंग, इनमें इन्वॉल्व है? तो लॉ ये कहता है कि जो कंपनी प्रोसेसिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, माइनिंग वगैरह रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए लाजमी है कि उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, ताकि पता चले यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल कितनी है, यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर कितनी है, यूटिलाइजेशन ऑफ ओवरहेड या अदर कॉस्ट वो कितने हैं। आप इसे एग्री करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। फिर वो कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट भी होगा। अच्छा, इससे मुझे थोड़ा एक समझ नहीं आ रही कि कमीशन ने कहा कि कोई रेगुलेटर के कहने पे हम किसी ऐसी कंपनी जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, जैसे शुगर कंपनी, हम उसका ऑडिट करवाएंगे, हम उसका ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट किस तरह का होगा? जैसा हम कहेंगे, इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। लेकिन मैं इस चीज से तो एग्री करता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा होगा तो उसमें क्या वो ऑडिटर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चेक नहीं करेगा? वो भी तो करेगा। तो यहाँ पे उसने ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है, ये समझ आ रही बात हमें? ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है, ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन उसने कहा भाई ठहर जाए, यहाँ पे जब हम कहते हैं ना ऑडिट ऑफ, आप हमारी रिक्वायरमेंट को गलत समझ रहे हैं। जब हम कहते हैं ना ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इससे मुराद ये नहीं है फाइनेंशियल ऑडिट, इससे मुराद है लीगल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट। कहा ये क्या होते हैं? कहने का सुना है, ऑडिटर ने ये चेक करना होता है कि जितना एक्सपेंस पे किया उतना रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, उससे कम ज्यादा तो नहीं है, ये चेक करना होता है। क्या ऑडिटर ने ये चेक करना है कि जिस बंदे से काम करवाया जा रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम, 15 साल से कम तो नहीं है? ऑडिटर के स्कोप में ये चीज शामिल नहीं है। ठीक है, हमारा फोकस अमाउंट फाइनेंशियल ऑडिट के ऊपर होता है, इस तरह के ऑडिट के ऊपर तो हमारा फोकस नहीं होता। कहता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑडिट कराने का मकसद ये है कि हम इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अगर किसी किस्म की गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो आइडेंटिफाई करवाएं। जैसे हो सकता है किसी सेक्टर का, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर का एक एसोसिएशन या रेगुलेटर होते हैं ना डिफरेंट सेक्शंस के, जैसे बैंक्स का रेगुलेटर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो टीवी कंपनीज है इनका रेगुलेटर है पैमरा, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है फूड अथॉरिटी। ठीक है, उसी तरह कंपनीज का रेगुलेटर। लेकिन कंपनीज बाज़ औक़ात क्या करती हैं, कुछ गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो क्या करती हैं, जैसे शुगर है उसको स्टोर करके रख दिया, कीमत बढ़ेगी फिर बेचेंगे, या अपने इंग्रेडिएंट्स में एक्सपायर्ड गुड्स को यूज करना शुरू कर दिया, उनको ज़ाया थोड़ी करना। या जो चाइल्ड लेबर है उसमें कि जी जो बच्चे हैं वो काम भी ज्यादा करते हैं, पैसे भी कम लेते हैं। अब इस तरह के इश्यूज को भी कमीशन को हैंडल करना चाहिए। अब ये चीजें चूंकि नॉर्मल ऑडिट के स्कोप से बाहर होती हैं, इसीलिए कॉस्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का कंसेप्ट आया, जिसमें एससीसीपी ये कहता है कि किसी भी पर्सन को वो ये कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं वही दो लोग जो फाइनेंशियल ऑडिट कर सकते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए। लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिट में लिमिट बताई है उसने, कॉस्ट ऑडिट में लिमिट नहीं बताई। दोनों में से किसको भी पॉइंट कर लें। ठीक है, तो ऑडिट आप एग्री करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का भी ऑडिट होना चाहिए, और उस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, कि उस तरीके से होना चाहिए जो कमीशन कहे, इन द मैनर एज स्पेसिफाइड बाय कमीशन। ठीक है, तो इसीलिए याद रखें कमीशन ऑर्डर इशू कर सकता है किसी भी कंपनी को। कौन सी कंपनी को? जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इन्वॉल्व है, प्रोसेसिंग वगैरह में। किसकी रिकमेंडेशन? रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पे, कि सर ये हमें खबर मिली है कि ये जहीरानदोजी कर रहे हैं, ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसानों से गन्ना खरीदते हैं उसके बाद उनको पूरे पैसे नहीं देते, या पैसे पड़े होते हैं किसानों को, कहते हैं पैसे नहीं है, अनड्यू डिले करते हैं। किसी भी केस में वो रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पे किसी कंपनी को कह सकता है कि ऑडिट करे। अब ऑडिट करो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, कैसे? इन दी मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। अच्छा, एक चीज में रखिएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट लाजमी है, हर कंपनी करवाएगी जो उस लाने को 1 मिलियन से ऊपर वाले। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट जब कमीशन कहेगा फिर करवाया जाएगा, वरना नहीं करवाया जाएगा। हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट, जिसके खिलाफ शिकायत मिलेगी ना कि गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, उसी के बुक्स का कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिट होगा। कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट भी,
और इनकी सेम पावर सेम होगी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की पावर्स पढ़ी हुई है ना हमने, इंफॉर्मेशन वाली वगैरह सेम। हाँ, अगर कमीशन चाहे तो उनको ज्यादा पावर्स भी दे सकता है, पावर टू सर्च, शाबाश, क्योंकि ये बेसिकली थोड़ा इन्वेस्टिगेशन स्टाइल का ऑडिट है जिसमें गलत प्रैक्टिस है, तो इसकी कमीशन अगर चाहे बाय डिफॉल्ट सेम पावर्स होंगी कॉस्ट ऑडिटर के पास, लेकिन कमीशन अगर चाहे कमी बेशी कर सकता है इनके पावर्स के। कॉस्ट काउंटिंग ऑर्डर कंसेप्ट समझ आ गया? बस ये था जी। प्रोसीजर वगैरह नहीं उसमें बताया कैसे करना है क्या करना, सिर्फ कंसेप्ट हमारे सिलेबस में हमने कहा इसका कोई ISS भी नहीं। अब जाहिर है कमीशन कह रहा है इन दी मैनर एज पर, इसका मतलब कमीशन ही बताएगा क्या क्या चीज चेक करनी है। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल भी बताई, तो जैसे पैमरा है पाकिस्तान, ये फूड अथॉरिटी, जैसे बैंक के केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वरना जाहिर है बैंक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते नहीं, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट। नजर नहीं आ रहा? आज नहीं नजर आ रहा, कल कर लेंगे। ये कुछ केसेस उसने बताए हैं जिनमें पेनल्टी इंपोज की जाएगी, ठीक है। पेनल्टी क्या है ये निस्बतन आसान है, सिचुएशन ये समझने वाली चीज। पेनल्टी तो सीधा कहता है लेवल 1 पेनल्टी, लेवल 2 पेनल्टी, लेवल 3 पेनल्टी। लेवल 1 है ही नहीं, इमटेरियल है। लेवल 2 और लेवल 3 की पेनल्टी, ये असल में ना कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में लॉ ने पेनल्टीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया। हाँ, 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सबसे छोटी कौन सी है? फिर उसके बाद लेवल 2, फिर उसके बाद लेवल 3। नहीं, लेवल 1 का कोई लेवल नहीं है, 2 और 3 का लेवल 1 मेरा हाल है 500, 5,000 कुछ इस तरह की होती है। लेवल 2 की पेनल्टी देखे ना, लेवल 2 की पेनल्टी क्या है? रोज का 1,000 रुपया, मैक्सिमम 5 लाख। रोज का 1,000 रुपया, मैक्सिमम 5। हाँ, लेवल 3 की पेनल्टी क्या है? रोज का 5 लाख, जहां से वो खत्म होती है वहां से शुरू होती है, और मैक्सिमम कितना है? 100 मिलियन, 10 करोड़ रुपए। सिचुएशन देखे वायलेशन क्या क्या है। A person who is not qualified or is subsequently disqualified to be an auditor of company acts as auditor of company। MBA बंदा कहता है मैं बात औकात होता है ना कि लोग घर में कहते हैं मेरा सीए हो गया हुआ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। वो कहते हैं घर में कहते कोई मसला नहीं है, फूफो को भी कहते कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी की AGM में आपने ये कहा और अपॉइंटमेंट करा ली अपनी ऑडिटर के तौर पे, तो ये ऑफेंस समझा जाएगा, ये जुर्म समझा जाएगा, जिसकी सजा भुगतना पड़ेगी। क्या? पेनल्टी ऑफ लेवल 2। ये क्लियर? इससे ज्यादा ऑडिट फीस नहीं मिलेगी। अच्छा, असल में ऑडिट फीस नहीं मिले, क्यों? ऑडिट फीस कब मिले? रिपोर्ट, और आपके तो एलिजिबल ही नहीं है रिपोर्ट देने के लिए। अगर कंपनी आपकी रिपोर्ट किसी और को देगी तो कंपनी भी फंस जाएगी। हाँ जी, ये समझ। दूसरा, इफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और रिव्यू रिपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इज साइंड, ऑथेंटिकेटेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। एक केस स्टडी में उसने पूछा, वो किसी और सब्जेक्ट की कोई और केस स्टडी थी लेकिन रेलिवेंट कंसेप्ट था। उसने कहा QM की नहीं थी। उसने कहा कि एक सीनियर मैनेजर कई साल से ऑडिट में इन्वॉल्व है, पार्टनर मुल्क में नहीं है, पार्टनर की जगह पे उसने रिपोर्ट साइन कर दी। क्या वायलेशन किया है? बिल्कुल वायलेशन। क्या पेनल्टी पड़ी होगी उसे? लेवल 2 पेनल्टी। ये समझ आया? रिपोर्ट इज साइंड और ऑथेंटिकेटेड इन, क्योंकि लॉ क्या कहता है? पार्टनर करे साइन, पार्टनर के अलावा किसी बंदे को इजाजत नहीं है रिपोर्ट साइन करने की। सिग्नेचर में पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट कि पार्टनर के अलावा कोई भी पर्सन, मैनेजर, इसके अलावा कोई दूसरा मैनेजर साइन कर दे, कोई ट्रेनी साइन कर दे, कोई ट्रेनी साइन कर दे, हाँ, पार्टनर की स्पाउस साइन कर दे। ठीक है, कितनी 3-4 एग्जांपल तो हो गई। If auditor's report or review report or any other document is untrue or fails to bring out material facts about affairs of the company। अच्छा, है कोई माई का लाल क्लास में जो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में फर्क मुझे बताए। ऊपर कह रहा है
कि अगर ऊपर कह रहा है कि अगर ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो अनट्रू हुई, गलत हुई, या मटेरियल फैक्ट सामने ना ला, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यहाँ पे मटेरियल फैक्ट से मुराद मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, रिपोर्ट गलत हुई या मटेरियल मिसस्टेटमेंट सामने लाने में फेल हो गई, शाबाश, ऊपर ये कॉम्पिटेंस का इशू है कि उसने सही तरीके से काम नहीं। नीचे वाले में कह रहा है इफ ऑडिटर्स बॉडी मेड विद इंटेंट टू प्रॉफिट द ऑडिटर, क्या ऑडिटर बिक गया, इसमें ऑडिटर बिक गया, इसमें नाअहल था, इसमें ऑडिटर ही बिक गया। इसीलिए देखे पेनल्टी ऊपर भी लेवल 2 किया, नीचे भी लेवल 2 किया, लेकिन प्लस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, 2 साल तक की सजा भी होगी इसको और 1 मिलियन रुपीस भी ये देगा जुर्माने के तौर पे। फिर तीसरा, अच्छा अब आपने मुझे बताना है ऊपर वाले सारे केसेस में और इस केस में क्या फर्क है। ये कंपनी के लिए है, वो ऑडिटर के लिए है, शाबाश। और अब आपने देखना है, आपने मुझे बताना है कि लॉ किसको ज्यादा प्यार करता है, कंपनी को कि ऑडिटर को। लेकिन पहले ये पढ़ने के बाद वो कहता क्या सुन लें। वो कहता ये है कि अगर कंपनी या किसी ऑफिसर ने रिफ्यूज किया बगैर किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के ऑडिटर को रिफ्यूज किया, क्या उसने ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दी, हालांकि उसका राइट था, राइट टू एक्सेस, लेकिन किसी ऑफिसर ने कहा, सीएफओ ने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देनी, या ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, उसका राइट था, राइट दे दिया, बिल्कुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, या ऑब्स्ट्रक्ट्स आर डिले, या ऑडिटर के काम में रुकावटें खड़ी करता है, हाँ, ऑडिटर सुबह ऑफिस में आता है, उसकी कुर्सी गायब होती है, किसी ने उसकी टेबल गायब हो गई, हाँ जी, उसकी चाय में नमक डाल देता है, हाँ जी, फेल्स टू गिव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं दिया जाता, हालांकि उसका राइट है। अच्छा कौन सा राइट है, एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करे, हर तरह की जनरल मीटिंग होगी तो नोटिस मिलेगा। या वो ऑडिटर को प्रोवाइड फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ऑडिटर कहे मुझे दोपहर के खाने में KFC डील, वो कहते हैं नहीं सर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, दाल चावल मिलेंगे। और जब कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी वो पॉजिटिव थी, बैंक बैलेंस देखा पॉजिटिव था, फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी। अब पेनल्टी, क्या पेनल्टी बढ़ेगी, लेवल 3 की, रोज का 5 लाख रुपया। अच्छा अब जरा मुझे देखे, सोच के मुझे बताइए कि लॉ का किसके लिए नरम गोशा है। ऑडिटर तबाही भी फेर दी ना इधर, ऑडिटर ने लॉ लेवल 2 से ऊपर नहीं किया, और क्लाइंट बेचारे ने सिर्फ इतना कहा सर KFC के बजाय दाल चावल खा रहे, लॉ ने उसे कहा लेवल 3 सीधा, ठीक है, हाँ जी लेवल। चलिए ये लेवल याद रखेंगे आप, सर्कमस्टेंसेस भी। चलिए इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया, चैप्टर हुआ, सिलेबस नहीं हुआ भाई। अच्छा अब मुझे ये बताइए, आपकी असेसमेंट की डिस्कशन कल कर लें या कल कर लें? चलिए कल आपकी असेसमेंट की डिस्कशन, और फिर आपके सिलेबस में वो टॉपिक जिसमें 100% कंफर्म है, और किसी टॉपिक में ये बात मैंने अभी तक नहीं कही, आइंदा भी नहीं। हाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कंफर्म है 100%, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में से 100% कंफर्म है क्वेश्चन सेट। लेकिन अब क्वेश्चन ना उसमें से पूरा सेट नहीं करता, वो दूसरे केस स्टडी के साथ मिलाता है, यानी उस कंसेप्ट को दूसरे 4-5 कंसेप्ट के साथ मिला देता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले, बजाय कि एक पूरा एक बड़ा क्वेश्चन। लेकिन कोड ऑफ हाली प्रोसीजर नहीं पूछा, कभी कभी पहले पूछा भी करता था सीधे से, आप फिक्स एसेट के प्रोसीजर बता दो, डेप्रिसिएशन के बता दो, रिवैल्यूएशन के बता दो, डेटर्स के बता दो, क्रेडिटर्स के बता दो, पहले पूछा। अब ट्रेंड कम हो गया, अब उसका ट्रेंड क्या वाला, दूसरे क्वेश्चन के साथ मिला के। लेकिन एक क्वेश्चन है 100% कंफर्म क्वेश्चन आएगा कोड ऑफ एथिक्स का, एथिकल। और कल के लेक्चर में असाइनमेंट डिस्कस करने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें उसकी बेस डिस्कस करेंगे, हम बेस डिस्कस करेंगे। सैटरडे को क्लास, ये मैनेजमेंट आपको बताएगी, मैं टीचर हूँ, हाज़ार टीचर लॉ मैनेजमेंट क्या आज का भाई, एक पूछ ले जल्दी से भाई। जब भी स्कोप लिमिटेशन आएगी उसमें लेवल 3 आएगी, और नहीं भाई आग लग गई तो वो कहेंगे सर हम तो इन्फॉर्मेशन देने को तैयार है ही नहीं हमारे पास,
तो स्कोप लिमिटेशन देखा जाएगा ना। क्या ये पेनल्टी पर जब कब तक क्या पेनल्टी ने कहा पर डे कब तक है? जब तक वो अपनी करेक्शन नहीं कर लेता, जब तक ये तौबा करके एडिटर को केएफसी नहीं खिला देता, जब तक ये मान नहीं लेता कि हाँ रिपोर्ट गलत है, इसके ऊपर इतबार ना करे, मैं नई रिपोर्ट इशू कर रहा हूँ, जब तक नया वो बाहर जो पार्टनर गया था वापिस आके साइन नहीं कर देता, जब तक डिस्क्लोज नहीं कर देता मैं तो डिस्क्वालीफाइड हूँ भाई, किसी और को फाइंड कर दे, तब तक। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।